तो केस नंबर 1 हमने डिराइव कर लिया। ठीक है, जो केस नंबर 1 था वो था कि बेसिकली अगर सिंपली सपोर्टेड एंड कंडीशन हो, ठीक है, तो उस केस में यूलर का जो लोड का फॉर्मूला है वो क्या है। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड कंडीशंस बता देता हूँ और लोड लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना। तो पी लोड लगा था और बेसिकली ये जो एंड थे ये सिंपली सपोर्टेड है ना। तो यहाँ पर कंडीशंस लिख लो आप कि सिंपली सपोर्टेड था और सिंपली सपोर्टेड के केस में बोथ द एंड्स, है ना, बोथ द एंड्स ऑफ द कॉलम, बोथ द एंड्स ऑफ द कॉलम वर सिंपली सपोर्टेड। और इसमें जो लोड निकला था आपका फेलियर के समय वो कितना निकला, वो निकला आपका पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, कैपिटल एल स्क्वायर, नोट कर लो, दिस इज द लोड, पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। इसको मैं जनरलाइज करूंगा, है ना, धीरे धीरे करके। ठीक है, तो अभी हम सारे रिजल्ट देख लेते हैं, उसके बाद जनरलाइज करेंगे। दूसरा रिजल्ट हम लोग लिखेंगे कि अगर एक एंड कॉलम का कैसा हो, फिक्स्ड हो, और दूसरा एंड कॉलम का कैसा हो, हिंज्ड हो। तो ऐसी कंडीशन में जो डेरिवेशन यूलर ने दिया था, थ्योरेटिकल वैल्यू आई थी P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। क्या आया था पता है कि आप लोगों को, यहाँ पर आता है L बाई रूट टू, तो यहाँ पर ये रूट टू का स्क्वायर जाता है तो ये 2 टाइम्स बनता है ना। तो आप रिकॉल करो तो कुछ ऐसा कर सकते हो, कुछ ऐसा था क्या। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से मैं रिकॉल करता हूँ, है ना। आप फिलहाल तो इनको एक एक करके केसेस बाय केसेस लिखते जाओ। तो केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। केस नंबर 1 में क्या है, बोथ द एंड्स ऑफ द कॉलम आर सिंपली सपोर्टेड। इसको आईएस कोड कैसे बोलते हैं ना, आरसीसी और स्टील में काम आते हैं। तो आईएस कोड की लैंग्वेज क्या होती है मैं बताता हूँ आपको, सारे लोग ध्यान से सुनो। बोथ द एंड्स ऑफ द कॉलम आर हेल्ड इन पोजीशन, अपनी जगह पे तो रहेंगे। आपने देखा था ना, x बराबर 0 पे y बराबर 0 यानी कि अपनी जगह पर है। ये वाला x बराबर l पर y बराबर 0 यानी कि अपनी जगह पर है। बोथ द एंड्स ऑफ द कॉलम आर हेल्ड इन पोजीशन बट फ्री फॉर रोटेशन, रोटेशन के लिए फ्री है। या फिर आप बोल सकते हो आर नॉट रेस्ट्रेन्ड अगेंस्ट द रोटेशन, आर नॉट रेस्ट्रेन्ड अगेंस्ट द रोटेशन, मतलब रोटेशन को रेस्ट्रेन रजिस्ट करने के लिए वो तैयार नहीं है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बोल रहे हो। यहाँ पर क्या बोलोगे बताना जरा। ये वाला एंड यदि आप इसकी डिफॉर्म शेप बनाओगे ना, इसकी डिफॉर्म शेप बनेगी ये, है ना, इसकी डिफॉर्म शेप बनती है। फिक्स्ड वाले एंड पर न तो रोटेशन होता है न इसका यहाँ से ये डिस्प्लेस होता है ना। तो बेसिकली यहाँ पर आपका जो है इस जगह पर कंडीशन क्या है इन दोनों की साथ में बोले तो, बोथ द एंड्स ऑफ द कॉलम आर हेल्ड इन पोजीशन, अपनी जगह पर तो है, एंड वन एंड ऑफ द कॉलम इज फ्री फॉर रोटेशन, एक फ्री है, या फिर ऐसे बोल सकते हो वन एंड ऑफ द कॉलम इज रेस्ट्रेन्ड अगेंस्ट द रोटेशन, रेस्ट्रेन्ड अगेंस्ट द रोटेशन। इसके लिए बोलोगे तो रेस्ट्रेन्ड अगेंस्ट द रोटेशन, इसके लिए बोलोगे तो फ्री फॉर द रोटेशन। बात समझ में आ रही है। चलो इसको लिख लो जरा, एक फिक्स था और दूसरा एंड यहाँ पर हिंज्ड था, है ना। तो इस केस में रिजल्ट ये आता है। तीसरा वाला केस लिखो। तीसरे वाले केस में यहाँ पर आप लिख लो कि अगर एक एंड यहाँ पर फिक्स है, दूसरा एंड भी फिक्स है, इसकी डिफॉर्म शेप बनाओगे तो कुछ ऐसे बनती है। और इस केस में P का जो फॉर्मूला आता है वो 4 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर आता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखो। इसके अलावा एक केस और लिख लेते हैं, वो है कि अगर आपने उसको कैंटिलीवर कर दिया तो कैंटिलीवर के केस में कितना आता है। तो कैंटिलीवर के केस में यानी कि यहाँ पर अगर आपका कैंटिलीवर किसको कहते हैं, कैंटिलीवर कहते हैं एक एंड फिक्स है और दूसरा फ्री है। ठीक है, इसको फ्री कहते हैं और ये वाला जो एंड है ये फिक्स्ड कहलाएगा। सारे लोग इसको कोडल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बता सकते हो क्या बोलेगा कोड, अगर बोलेगा तो बोथ द एंड्स ऑफ द कॉलम आर हेल्ड इन पोजीशन एंड नॉट रेस्ट्रेन्ड, नॉट रेस्ट्रेन्ड या रेस्ट्रेन्ड, रेस्ट्रेन्ड अगेंस्ट द रोटेशन, या फिर इसी लाइन को बोलना हो आर नॉट फ्री फॉर रोटेशन, फ्री नहीं है, रोटेशन के लिए फ्री नहीं है। बात समझ में आ गया। चलो इस वाले को क्या बोलेंगे अगर इसको बोलना हो तो, वन एंड ऑफ द कॉलम इज हेल्ड इन पोजीशन एंड रेस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन। तो दूसरा अपने यहाँ पोजीशन में भी नहीं रहेगा। देखो पोजीशन में कैसे नहीं रहेगा, अगर इसकी डिफॉर्म शेप बनाए तो ऐसे बनेगी। तो ये एंड अभी तक तो सारे एंड जो थे वो पोजीशन में थे, लेकिन ये एंड अब खिसक गया। अगर इसका डिफॉर्म होगा तो कैसे होगा, वो ऐसे बेंड करेगा, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर आप जब लैंग्वेज में यदि बोलेंगे, ठीक है, तो ऐसा बोला जाएगा कि वन एंड ऑफ द कॉलम इज हेल्ड इन पोजीशन एंड रेस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन, बस। तो दूसरा ऑटोमेटिकली अपोजिट हो गया। बस समझ में आ गई। इसके लिए जो कंडीशन बनती है वो आपको क्या देती है, रिजल्ट बताना जरा।
पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाय 4l स्क्वायर, नोट कर लो। तो फॉर्मूला इसका जब डिराइव करते हो आप, जैसे आपने पहला फॉर्मूला डिराइव किया था ना डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह आई थी, वैसे ही इन सब केसेस के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। और यूलर ने सारे केसेस के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई और थ्योरेटिकल अपने रिजल्ट दिए कि मेरी थ्योरी तो ये कहती है कि आपका कॉलम जब बकल करेगा तो इतने लोड पर बकल करेगा, अगर ऐसी कंडीशन है तो वो इतने लोड पर बकल करेगा। ये यूलर का कहना था, जो कि सही बात थी, है ना। तो बाद में ये जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए काफी सारे लोगों ने, तो सही बात निकल करके आई। यहां से लिखेंगे हम जनरल फॉर्मूला, है ना। तो यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट का जन्म हुआ इसके बारे में। तो वो कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो एल आपने लिखा है इसको कहते हैं अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम। हर फॉर्मूले में जो एल लिखा है वो है अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम। लिख लो जरा अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम? सोचो जरा, सुनो। जैसे अगर मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है तो आपको क्लियर कट नजर आ रहा होगा, यहां से यहां तक क्लियर डिस्टेंस नजर आ रही है। अगर मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है तो अब मेरी जो सामने नजर आ रही है ना अनसपोर्टेड लेंथ इतनी है, ऐसे पकड़े तो यदि यहां से कोई बीम जा रही है, स्लैब जा रही है, इधर से कोई बीम या स्लैब जा रही है, तो जो क्लियर है वो आपकी बेसिकली अनसपोर्टेड लेंथ है, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम, है ना। बाकी डिटेल में आरसीसी में समझाता हूँ, यहीं समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो अभी देखो जरा, इन सबका अगर जनरल फॉर्मूला लिखें तो ये वाली टर्म तो आपको कॉमन नजर आ रही होगी, पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाय एल स्क्वायर नजर आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नई टर्म बनाई है ना, तो पी जो यूलर्स लोड था, ठीक है, वो इन्होंने फॉर्मूला दिया पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाय एल इफेक्टिव का स्क्वायर। इसको इफेक्टिव लेंथ बोल दिया कॉलम का। तो अगर आप पहले से कंपेयर करवाओ इस फॉर्मूले को, पहले से यदि इस फॉर्मूले को कंपेयर करवाओ तो व्हाट इज एल इफेक्टिव, बताओ जरा, व्हाट इज एल इफेक्टिव? वेल एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल। तो क्या समझे आप? एज पर द यूलर the effective length of the column is equal to the unsupported length of the column when the ends of the column are simply supported। एक लाइन क्वेश्चन है ना, ध्यान से समझते जाओ। पहले ये फॉर्मूला नहीं आया, पहले फॉर्मूले आए ये सारे, ठीक है। और फॉर्मूले जब सारे आ गए तो फिर उसने जनरल स्टेटमेंट दे दिया अपना कि अगर मेरी एंड कंडीशन ऐसी है तो एल इफेक्टिव एल के बराबर। एंड कंडीशन अगर ऐसी है तो इसको क्या बोला, यहाँ पर आप यदि कंपेयर करवाओ उन दोनों फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले के साथ यदि कंपेयर करवाओ तो आपको दिख रहा होगा कि एल इफेक्टिव जो है वो एल डिवाइड बाय रूट 2 के बराबर है। देखो अगर उस फॉर्मूले में एल इफेक्टिव की जगह एल डिवाइड बाय रूट 2 डाल दो और उसका स्क्वायर कर दो तो ऊपर 2 चला जाएगा, दिखाई दे रहा है। चलो अब नेक्स्ट वाले पर चलते हैं। इस वाले फॉर्मूले के अंदर व्हाट इज एल इफेक्टिव? एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय 2, नजर आया। इस वाले फॉर्मूले में अगर देखें तो एल इफेक्टिव कितना, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 12। बात समझ में आ गई क्या? तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम व्हेन द एंड्स ऑफ द कॉलम वन एंड इज फिक्स एंड द अदर इज फ्री, ऐसे करके बोल दो। बहुत सारे तरीके होते हैं बोलने के, है ना। या फिर आप बोल सकते हो कि व्हेन द एंड कंडीशंस आर सच दैट कि वन एंड ऑफ द कॉलम इज हेल्ड इन पोजीशन एंड फिक्स्ड अगेंस्ट द रोटेशन, ठीक है, एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट द रोटेशन, ऐसे करके बोल देगा, ठीक है। अब इनमें एल इफेक्टिव को भी उसने समझाने की कोशिश की कि ऐसा किस लिए हुआ है। जैसे मैंने जिस टॉपिक से, जिस जगह से इस कंसेप्ट की शुरुआत की थी, मैंने आपको क्या बोला था, अगर मैं ऐसे लोड लगाऊं तो मैंने फ्रीडम दे रखी है कि रोटेट होना चाहते हो तो रोटेट हो जाओ। अगर मैं ऐसे करके फिक्स करते हुए लोड लगाऊं तो वो रोटेशन वहां पर आपने अलाउ नहीं किया, है ना, तो आपने फिक्सिडिटी दे दी। तो आप जब सपोर्ट देते हो, फिक्सिडिटी देते हो, तो क्या होता है, मेंबर के फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा लोड ले पाया। देखो आप, अगर आप इसको कंपेयर करवाओ फिक्स वाले को इसके साथ, सिंपली सपोर्टेड के साथ, तो सिंपली सपोर्टेड के केस में जिस लोड पर फेल होगा वो कॉलम, अगर आप एंड को फिक्स कर दो तो 4 गुना लोड ले पाएगा। यानी कि जिस लोड पर ये फेल होगा, ऐसे अगर मैं ऐसे करके लोड लगाऊंगा तो 4 गुना ज्यादा लोड ले पाएगा। बात समझ में आ रहा है? सेम मेंबर, सेम लंबाई, सेम मेंबर, यानी कि सेम क्रॉस सेक्शन, मटेरियल सेम, बस आपने एंड कंडीशन को आपने यदि फिक्स कर दिया इन कंपैरिजन टू द आपका सिंपली सपोर्टेड, तो ये 4 गुना लोड ले पाता है। बात आ रही है समझ में सारी? तो कभी आपसे ये भी पूछता है सिंपली सपोर्टेड का इससे साथ कंपेयर करवा लेगा कि कितना गुना ज्यादा लोड ले पाएगा, है ना, किसी के भी साथ में आपस में कंपेयर करवा लेता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखो, है ना। चलो अब इसमें ना समझने की कोशिश करना इन्होंने एल इफेक्टिव कैसे बोला, ठीक है। तो एल इफेक्टिव किस तरीके से इन्होंने बताया देखते हैं, जरा ध्यान दो। यहाँ पर
एल इफेक्टिव जो था, इन्होंने बोला कि भाई ये जब बेंड करेगा तो ये इस प्रोफाइल पे बेंड कर रहा है, कुछ ऐसे बेंड कर रहा है, तो ये इसका पूरा का पूरा एक कंप्लीट कर्वेचर आपको मिल रहा है, इसी को एल इफेक्टिव इन्होंने नाम दिया। ठीक है, यहां पर अगर आप देखो तो ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है इस जगह पर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर किसको कहते हैं? अपोजिट नेचर की जहां बेंडिंग होती है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहते हैं। फ्लेक्सर का मतलब होता है बेंडिंग, कॉन्ट्रा का मतलब है अपोजिट। अपोजिट नेचर की बेंडिंग जहां से स्टार्ट होती है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहते हैं। मैथ्स में इसी चीज को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैथ्स में यही चीज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाती है, जहां पर आपका मतलब आपको लग रहा होता है कि घट रहा है, घटने के बाद में उसके बाद में बढ़ता हुआ चला जाता है ना, तो ये साइन चेंज हो जाते हैं आपके। ठीक है, बाकी चीजें हम उसमें देखेंगे जब स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे ना। ध्यान दो, ये वाली जो डिस्टेंस है, देखो जीरो मूवमेंट वाला पॉइंट यहां पर जैसे स्टार्ट किया था, जीरो मूवमेंट वाले पॉइंट से स्टार्ट करके जीरो मूवमेंट वाले पॉइंट को आप तक गए थे आप लोग, है ना। यहां पर कैसे जा रहे हो? ये जीरो मूवमेंट वाला पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, इसके जो बीच की डिस्टेंस है इसको इन्होंने नाम दिया दिस वाज एल इफेक्टिव, है ना। ये वाली जो डिस्टेंस थी इसको इन्होंने नाम दिया दिस इज एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव पिछले केस से कम हो गया क्या? देखो पिछले केस में एल इफेक्टिव एल के बराबर था, अब आपका एल इफेक्टिव इतना मिल रहा है। ठीक है, तो एल इफेक्टिव कितना? एल बाई रूट टू के बराबर है। ऐसे ही अगर इसमें करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आएगा, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आएगा, तो ये एल इफेक्टिव और कम हो गया क्या? ये एल इफेक्टिव और कम हो गया। पहले एल बाई रूट टू था, अब ये एल बाई टू हो गया। ऐसे करके याद कर लेंगे। यार यहाँ देखो जरा, यहाँ पर आपकी जो ये कंप्लीट प्रोफाइल बनेगी, अगर आप इसको इमेजिनरी ऐसे लेकर के जाओ, अगर नीचे भी एक कॉलम ऐसे बना दें तो इसकी कंप्लीट प्रोफाइल बनेगी अब जा करके, यानी कि लेंथ कितनी है? 12 के बराबर है, तो एल इफेक्टिव यहाँ पर 12 के बराबर आया। बात समझ में आया? ये सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, कैसे याद कर सकते हो। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, जीरो मूवमेंट पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम कहला रही। बात समझ में आ गया? व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम? देखो अगर यहाँ से डेफिनेशन दे, जीरो मूवमेंट पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। यहाँ से डेफिनेशन दे, ठीक है, तो क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर की बीच की डिस्टेंस क्या है? इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम है। ठीक है, समझ में आ गई सारी बातें? मैं आपको रिकॉल तो करवा देता हूँ, अगर आपको पता है आरसीसी में जब आप लोग पढ़ते हो, है ना, कि एज पर द आईएस कोड इफेक्टिव स्पैन कितना होता है। ठीक है, तो किसी को पता हो तो मुझे बताओ, देखें व्हाट इज द इफेक्टिव स्पैन एज पर द आईएस कोड। एज पर द आईएस कोड एल इफेक्टिव इसका कितना होता है? एल इफेक्टिव इसका एल इफेक्टिव एल के बराबर, पहले केस का। दूसरे वाले केस में ये बेसिकली 0.707 है ना, 0.707 एल, तो यहाँ पर ये हो जाता है 0.80 एल, है ना, 0.80 एल। सब लोगों को पता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे जैसे ये इफेक्टिव स्पैन बढ़ेगा ना, रिस्क बढ़ेगी। तो यहाँ कॉलम के केस में 0.80 एल आपने लिया, तो कोड जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के चल रहा है। ठीक है, आईएस कोड जो है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के चल रहा है। यहाँ पर ये L/2 है, इसका मतलब 0.5 एल है ना, 0.5 एल। तो एल इफेक्टिव एज पर द आईएस कोड। अगर क्वेश्चन आरसीसी का है या क्वेश्चन स्टील का है और आपसे पूछे कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम बताओ इस केस की, तो आंसर होगा 0.65 एल। बात समझ आ रहा है? अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द थ्योरेटिकल इफेक्टिव स्पैन ऑफ द कॉलम, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, तो थ्योरेटिकल तो यूलर ने बताई थी, जो थ्योरी से आई थी। थ्योरी से कितना आया? 0.5 एल आया। लेकिन आईएस कोड में जब जाते हैं तो हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, तो वहां फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के आईएस कोड 0.65 एल यूज करता है ना। इस वाले केस में आईएस कोड सेम यूज करता है, 2 एल के बराबर यूज करता है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आरसीसी जब आएगा तब इन चीजों को देखेंगे ना। चलो आगे चलते हैं, नोट करो। अब एक फॉर्मूला वगैरह और बनाएंगे यहां से हम लोग। ठीक है, एल इफेक्टिव का फॉर्मूला बना लिया, एक फॉर्मूला और बनाते हैं। लिख लिया कि आप लोग लिख लो, है ना, इन चीजों को भी लिख लो। क्या लिखवाया मैंने आपको? ये जितने भी पहले मैंने लिखवाए थे ये यूलर्स के थ्योरेटिकल वैल्यूज है ना, और जो मैंने अभी रेड कलर से यहाँ पर लिखा है ये एज पर द आईएस कोड है। तो यदि क्वेश्चन पूछे एज पर द आईएस कोड इफेक्टिव लेंथ बताओ और आप यूलर वाला बता देते हैं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो आपको बताना पड़ेगा एज पर द आईएस कोड। ठीक है, और यदि आपसे पूछे भाई स्टील डिजाइन के अंदर यूज करना पड़े या फिर आरसीसी डिजाइन के अंदर यूज करना पड़े, बाय डिफॉल्ट हमेशा ऐसे ही चलेगा, ये वाला चलेगा डिजाइन करते समय। ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकल वैल्यू पूछे या यूलर्स वैल्यू पूछे, ठीक है, तो आपको जो यूलर ने बताया वो बताने पड़ेगी। समझ में आ गई क्या बात?
अब थोड़ा सा ना इस फॉर्मूले को भी देखना शुरू करते हैं। देखो सारे लोग इधर ध्यान देना, लिख लिए क्या सारे लोग इधर देखो, ये क्या है, व्हाट इज दिस, रीड करो इसको, क्या है ये, मिनिमम लोड एट विच द कॉलम विल फेल अंडर बकलिंग, बकलिंग के अंदर ये फेल होगा, बहुत घुमा फिरा करके बोला इसने, है ना। ये है यूलर्स लोड, ये है बकलिंग लोड, ये है क्रिपिंग लोड और ये है क्रिटिकल लोड, ये तो मैंने बताया। ये वाली बात तो मैंने बोली ही नहीं अभी तक कि दिस इज द मिनिमम लोड एट विच द कॉलम विल फेल अंडर द बकलिंग, है ना। मिनिमम शब्द पे मैंने आपको अभी तक स्ट्रेस नहीं दिया, है ना। सुनना क्यों नहीं दिया, अब मैं बताता हूँ, ठीक है, ध्यान दो। कल भी मैंने एक बात कही थी कि अगर कोई कॉलम मान लेते हैं कि वो 400 किलो न्यूटन पर फेल होता है किसी थ्योरी में, और किसी थ्योरी में अगर वो 300 किलो न्यूटन पर फेल हो जाता है, तो 400 तक तो लग ही नहीं पाएगा, 300 पर ही फेल हो जाएगा। तो हमेशा आप मिनिमम लोड निकालते हो जिस पर वो कॉलम किसी भी वजह से फेल हो जाए, है ना। तो आप जब ये निकालोगे तो ये मिनिमम निकालोगे। अब देखो कॉलम के क्रॉस सेक्शन में ध्यान देना, जैसे आपके पास में मान लो ये कॉलम है, ये तो मैंने लंबाई बताई और ये मैं आपको क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ, सारे लोग ध्यान दो, ये कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर आपने लोड लगाया P। सुनो, अब ये जो कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, अगर इस क्रॉस सेक्शन को देखो आप, और इस क्रॉस सेक्शन के अंदर यदि आप लोड लगाते हो, है ना, तो आपके पास में दो डायमेंशन है, थोड़ी सी बड़ी कर देता हूं मैं एक डायमेंशन को ताकि आपको चीजें साफ साफ नजर आए, है ना। ध्यान देना, अगर मान लो आपके पास में कॉलम की जो डायमेंशन है वो ऐसी है, ध्यान देना, मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया, आप लंबाई मत समझना इसको। कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है वो है, यानी कि कॉलम की विड्थ कितनी है, कॉलम की डेप्थ कितनी है, लंबाई तो मैंने यहां दिखा रखी है आपको, है ना। और विड्थ और लेंथ में से एक डायमेंशन ज्यादा है, जैसे 200 mm बाई 600 mm, कॉलम है 200 mm बाई 600 mm का, सोचो जरा। तो मान लेते हैं ये है आपकी साइड 200 mm और ये मान लेते हैं ये 600 mm है, ये कॉलम का क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं आपको, सारे लोग ध्यान से समझो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मुझे बताओ इस एक्सिस के अबाउट आई ज्यादा आएगा या इस एक्सिस के अबाउट आएगा, ये तो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, मुझे बताओ एक्स एक्सिस के अबाउट आई ज्यादा आएगा या वाई एक्सिस के अबाउट आएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हो तो बी डी का क्यूब, तो डी वाली डायमेंशन बड़ी है, उसका क्यूब करोगे तो क्वांटिटी और भी बड़ी आएगी, बात समझ में आ रहा है। और जब आप वाई एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो दिस डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय दिस डायमेंशन का क्यूब डिवाइड बाय 12, फॉर्मूला ये बनता है आपका। तो डेफिनेटली एक्स वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा है, एक्स वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। अब एक्स वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, इसको कहते हैं मेजर एक्सिस, है ना, ये मेजर एक्सिस कहलाती है। आपको मैंने वो भी बताया था प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या होता है, आई एक्स वाई की वैल्यू जब 0 होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है ना। और प्रिंसिपल एक्सिस पर भी एक तो मेजर होता है और एक माइनर होता है, मेजर कौन सा, बड़ा वाला, और माइनर कौन सा है, छोटा वाला। तो ये वाली एक्सिस मेजर एक्सिस कहलाती है, और यही एक्सिस को आप स्ट्रॉन्गर एक्सिस भी कहते हैं, ये स्ट्रॉन्गर एक्सिस भी है। कैसे नजर आ रहा होगा यहाँ पर, अगर आप इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग देखोगे तो आई लिखोगे इस एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट जब आप आई लिखोगे तो आई बड़ा आएगा, यानी कि बड़े लोड पर कॉलम फेल होगा बकलिंग में। और अगर आप इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग करवाना चाहोगे तो वो कम लोड पर बकल कर जाएगा। तो फेल किस एक्सिस के अबाउट होगा, वाई एक्सिस के अबाउट, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट ये बेंड कर जाएगा बड़े आराम से। मैं कोई भी एक क्रॉस सेक्शन ले लेता हूँ, है ना, देखो ध्यान दो, जैसे मेरे पास में ये कॉलम है, ये है 200 mm की विड्थ और ये है 600 mm की विड्थ, मैंने ऐसे बताया। और ये अंगूठे को पकड़ के चलो आप, अंगूठा मेरा किधर खुल रहा है, इधर, और ये बैंड कैसे हो रहा है, ऐसे। तो बड़े आराम से जो ये अंगूठे की डायरेक्शन है, यानी कि इस एक्सिस की जो पैरेलल लाइन है उसमें ये बकलिंग के अंदर आराम से फेल होगा ऐसे। और इसको बकल करा के देखो, नहीं बकल होगा, मेरे से तो नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये बकलिंग नहीं हो पा रही है, इस एक्सिस के अबाउट तो आपको आराम से बकल होते हुए नजर आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो बकलिंग हमेशा किस एक्सिस के अबाउट होगी, जिस एक्सिस के अबाउट वो वीक होगा। और वीक एक्सिस कौन सी होती है, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। पता नहीं समझ में, लिख लो, छोटी छोटी बातें। तो इसका मतलब है पूरी दुनिया तो फॉर्मूला ऐसे लिखती है, पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाय एल इफेक्टिव स्क्वायर, लेकिन हम कैसे लिखेंगे, मिनिमम। यहां गलती करने से बचो आप, ठीक है। तो पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम, बोलने में थोड़ा सा जोर आएगा लेकिन पूरा बोलो। हमारी हैबिट क्या है, पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाय एल इफेक्टिव स्क्वायर, हर किसी की हैबिट ये है। लेकिन आप लोग पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम करना, डिवाइडेड बाय एल इफेक्टिव स्क्वायर करना। तो जो हेमंत ने मुझे डेफिनेशन बताई उसको मैंने थोड़ा और डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया कि भाई उस मिनिमम वर्ड का मतलब ये है।
ये इतनी बार ये चीजें रिपीट होती है ना पूरी सिविल में कि पढ़ते 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 आपको मुंह ज़बानी याद हो जाएगा सारा, और कंसेप्ट भी सारे आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। पूरी की पूरी स्टील टिकी हुई है इस छोटे से कंसेप्ट पर, स्लेंडरनेस रेशो वगैरह पर, है ना। बहुत सारा काम आता है वहां तो। आगे क्या समझ में, आगे चले। चलो, अब जिस फॉर्मूले तक मैं पहुंच चुका हूं वही उसी फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं ना। तो फॉर्मूले कहां तक पहुंच गए अपन, हम लोग पहुंच गए P मिनिमम इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइडेड बाय एल इफेक्टिव का स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्मूला, ये सबसे जनरल फॉर्मूला है। द मिनिमम लोड एट विच द कॉलम विल फेल अंडर बकलिंग इज गिवन बाय पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइड बाय एल इफेक्टिव का स्क्वायर। एल इफेक्टिव कितना है, एल इफेक्टिव मैंने बताया आपको, एल इफेक्टिव बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो कि ये के मल्टीप्लाइड बाय एल के बराबर है। कुछ फैक्टर लगेगा, मल्टीप्लाइड बाय अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम आएगा, ठीक है, ध्यान दो। अब यहाँ पर हम लोग कुछ यहाँ पर करते हैं, आई मिनिमम, आई की डेफिनेशन जानते हो, आई किसको कहते हैं, आई इज इक्वल टू, ठीक है, आप बोल सकते हो दिस इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर, है ना, ऐसा बोलते हैं। अगर आप आई मिनिमम लोगे, मिनिमम एक्सिस वाला लोगे, तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाय आर मिनिमम का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, आई को मैं पुट कर दूंगा एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये ऑलरेडी देख चुके हैं हम इस टॉपिक के अंदर। तो पी मिनिमम, ठीक है, पी मिनिमम इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई, ठीक है, और यहाँ लिख दिया आपने एरिया मल्टीप्लाइड बाय आर मिनिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल इफेक्टिव का स्क्वायर, ठीक है। सारे लोग ध्यान दो, ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है, इस एरिया को नीचे ले आओ तो क्या बन जाएगा, वो लोड डिवाइडेड बाय एरिया इज द स्ट्रेस, ठीक है। तो अगर उसको नीचे ले आए तो ये बन जाएगा पी मिनिमम डिवाइडेड बाय आर मिनिमम का, सॉरी एरिया, है ना, यहाँ पर हम लेकर के आ रहे हैं एरिया। तो दिस पी मिनिमम डिवाइड बाय एरिया इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आर मिनिमम का स्क्वायर है, मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आर मिनिमम इसका स्क्वायर। कुछ चीजें नजर आ रही है क्या, देखा, ध्यान दो। पी मिनिमम डिवाइड बाय एरिया, इसको आप बोलोगे एफ ई, ई का मतलब है यूलर्स, है ना, तो एफ ई, कई लोग इसको एफ सी भी बोलते हैं, सी का मतलब होता है क्रिपलिंग, तो क्रिपलिंग स्ट्रेस बोल दो या क्रिटिकल स्ट्रेस बोल दो, और एफ ई बोलते हो तो यूलर्स स्ट्रेस बोल दो। तो ये यूलर्स स्ट्रेस बन चुका है अब। तो यूलर्स स्ट्रेस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई, ध्यान देना, इसको जानते हो ये क्या होता है, एल इफेक्टिव डिवाइड बाय आर। ये डेफिनेशन है स्लेंडरनेस रेशियो की, है ना, स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा इज गिवन बाय एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन को मिनिमम रख दोगे तो लैम्डा कैसा मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज लैम्डा मैक्स का स्क्वायर। तो नोट कर लो, एक छोटा सा फॉर्मूला आ गया, द यूलर्स स्ट्रेस इज पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय लैम्डा मैक्स का स्क्वायर। छोटी छोटी बातें, लोड आपका क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर ही चल रहा था, यानी कि ये नॉर्मल स्ट्रेस है ना, यूलर्स स्ट्रेस है, ठीक है। स्ट्रेसेस में भी नेचर पकड़ के चलो, एक तो स्ट्रेस होती है नॉर्मल टू द एरिया लगती है, नॉर्मल टू द एरिया नॉर्मल स्ट्रेस कहलाती है, एक टेंजेंशियल टू द एरिया लगती है, शियर स्ट्रेस कहलाती है, और एक वॉल्यूम में लगती है जिसको प्रेशर कहते हैं आप, ठीक है, वॉल्यूम में लगती है जिसको प्रेशर कहते हैं आप। 1D में, 2D में, 3D में, है ना, उनके कोरस्पॉन्डिंग इलास्टिक कांस्टेंट क्या क्या है, E, G और K। बात समझ में आ रही है, छोटी छोटी बातें। तो पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय लैम्डा मैक्स का स्क्वायर, ये मिनिमम, ठीक है, स्ट्रेस है, ठीक है, जिस पर कॉलम बकलिंग के अंदर फेल होगा, इसको यूलर्स स्ट्रेस भी कहते हैं। तो वो चारों नाम इधर वापस चिपक जाएंगे, यूलर्स स्ट्रेस, क्रिटिकल स्ट्रेस, क्रिपलिंग स्ट्रेस और बकलिंग स्ट्रेस, ठीक है, सारे नाम एक साथ याद रखो। आगे बढ़ जाए इन सब चीजों से, चलो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको मैंने यहाँ पर बताया है आरसीसी डिजाइन में, और स्टील में तो बहुत ज्यादा काम आता है, स्टील में बहुत काम आएगा, ठीक है, दिस फॉर्मूला।
नोट करेंगे जरा, हेडिंग डालेंगे अब, सुनना मेरी बातों को ध्यान से, ठीक है। जहां से मैंने इस टॉपिक की स्टार्टिंग की थी उसी जगह पे मैं वापस लेके चल रहा हूं आपको, ठीक है। हटा दोगे इन सबको, पूरा फॉर्मूला समझ में आ गया। बार बार रिवीजन करना इन सब चीजों का, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा करने की तरफ जाना, क्योंकि एक्स्ट्रा में आपको कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा, चीजें यही मिलेगी बार बार, ठीक है। तो इनकी एप्लीकेशंस आनी थी आपको अलग अलग तरीकों से। डीपीपीस के क्वेश्चंस करना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जो सैटरडे संडे मिलता है वो इसलिए मिलता है ताकि आप पूरा का पूरा रिवीजन बहुत अच्छे से कर लो। और अभी तो आपका जो संडे मिलेगा ना, इस संडे तो आपको टेस्ट भी देना है ना। तो ऑनलाइन के अंदर मैं आपका पोर्टल पे टेस्ट डालूंगा, तो पूरे सोम सब्जेक्ट का वो टेस्ट होगा, तो टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना और सोम को कंप्लीट कर देना संडे को खत्म। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो सारे लोग ध्यान दो, हाँ ध्यान देना। कल मैंने आपको 3 तरीके के कॉलम बताए थे, शॉर्ट कॉलम, ठीक है, इसके अलावा लॉन्ग कॉलम, ठीक है, इसके अलावा इंटरमीडिएट कॉलम, है ना। मुझे बताओ जरा, रिकॉल करवाओ, शॉर्ट कॉलम का मतलब क्या है? लंबाई में छोटा। कैसे फेल होता है? क्रशिंग में फेल होता है। ये लंबाई में बहुत बड़ा। क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, जब कंपेयर करवा रहे हैं तीनों के क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, बस क्या है, एक की लंबाई कम, दूसरे की ज्यादा, तीसरे की और ज्यादा। तो वेरी लॉन्ग कॉलम फेल्स अंडर द बकलिंग थ्योरी, ठीक है। वेरी शॉर्ट कॉलम फेल्स अंडर द क्रशिंग थ्योरी। और वो क्रशिंग थ्योरी क्या थी बताना, देखें एक बार। अगर आप क्रशिंग थ्योरी में यदि इसको बोलेंगे क्रशिंग थ्योरी में फेल हो रहा है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, जैसे ये मैंने एफसी लिख दिया, तो एफसी कितना हो जाएगा, लोड, ठीक है, जिस पर ये फेल होगा डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहां से आपको पी जो मिलेगा वो एफसी मल्टीप्लाइड बाय एरिया मिल जाएगा, खत्म। वहां पर मैंने लॉन्ग कॉलम में अभी अभी फॉर्मूला डिराइव किया है कि अगर आपको पी निकालना है जिस पर वो फेल होगा बकलिंग में, तो उसका फॉर्मूला है पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइडेड बाय एल इफेक्टिव का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? यहाँ पी कैसे निकलेगा, वो आपको देगा क्रशिंग स्ट्रेस, क्वेश्चन के अंदर वो आपको क्रशिंग स्ट्रेस देगा, मल्टीप्लाइड बाय एरिया कर देना, तो लोड मिल जाएगा जिस पर वो क्रशिंग में फेल होगा। बात समझ में आ गई? यूलर्स का ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर ही लिया है, तो इन दोनों का काम तो हो गया, बेचारा ये बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। और ये कैसे फेल होता है बताओ, ये कंबाइंड इफेक्ट से फेल होता है। और यहां मैंने आपको डेटा दिया था, तो मैंने आपको बोला था इस जगह पर अगर आप ये फॉर्मूला लगाने जाओगे ना, तो उस फॉर्मूले से जो वैल्यू मिलेगी वो वेरी लार्ज मिलेगी। तो जब आप यहाँ पर PC निकालना चाह रहे हो मान लो, ठीक है, और PE यदि आप निकालते हो, इसको मैं PE कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए ना, ये यूलर्स लोड है, ये आपका क्रशिंग वाला लोड है ना, क्रशिंग वाला लोड, वो यूलर्स लोड, ठीक है, ध्यान देना। तो अगर आपने PC निकाला इस फॉर्मूले से, और उसी डायमेंशन के लिए लेंथ वगैरह सारी सेम ले लो और उसमें रख दो इस फॉर्मूलों में, तो P जो मिलेगा वो आपका काफी लार्ज मिलेगा PC से। इसका मतलब ये वाला कॉलम इसी लोड पर फेल हो जाएगा, उस लोड तक तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मिनिमम लोड जिस पर वो बकलिंग करेगा वो लोड काफी ज्यादा होगा, उससे पहले तो वो क्रशिंग में फेल हो जाएगा। और यहाँ कहानी क्या बनती है कि अगर आपने लॉन्ग कॉलम के लिए दोनों फॉर्मूले लगाए, एक ये वाला फॉर्मूला और दूसरा क्रशिंग वाला फॉर्मूला, तो रिजल्ट जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा कि जो PC का मैग्नीट्यूड है वो काफी बड़ा मिलेगा PE के कंपैरिजन में। तो थ्योरी यहाँ पर साफ साफ बोल देगी कि भैया हम तो अभी फेल हो गए। तो किसके हिसाब से फेलियर हुआ? यूलर्स थ्योरी के हिसाब से फेलियर हुआ। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर दोनों मिलते हैं लगभग लगभग बराबर से, दुगना तिगुना बस इतना मिलता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है ना। तो यहाँ पर इसको आप बोलते हो कि जो इंटरमीडिएट कॉलम होते हैं वो कंबाइंड फेलियर से वहां पर, ठीक है, दिया जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, ये बना लो वापस से आप ये वाला चार्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आने वाला रैंकाइन थ्योरी आने वाली है, और भी कंसेप्ट आने वाले हैं। इंटरमीडिएट कॉलम पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब जवाब देने यदि आपको हो ना, तो इन चीजों को ध्यान से समझो जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर किसी का ध्यान ही नहीं होता, ठीक है, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि लॉन्ग कॉलम के लिए यूलर्स थ्योरी लगेगी, है ना, तो उनके सारे कारण यहाँ पर दिखाई देंगे। तो किसकी बात अभी तक हमने डिटेल में नहीं की है? इंटरमीडिएट कॉलम की। तो अब हम इंटरमीडिएट कॉलम की बात को डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कि इंटरमीडिएट कॉलम किस तरीके से फेल होता है। अगर आप स्ट्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका फॉर्मूला लिखोगे तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने? स्ट्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला, जो यूलर्स की जो स्ट्रेस है
दैट इज इक्वल टू कितना, पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय लैम्डा मैक्स का स्क्वायर। लॉन्ग कॉलम का मतलब क्या होता है, मतलब कौन बकलिंग के अंदर जाएगा, वो कॉलम जो कि पतला है और लंबा है। पतला मतलब जिसकी डायमेंशंस कम है, छोटी है, और लंबाई में वो ज्यादा है, ठीक है। तो वो कॉलम कैसा कॉलम कहलाता है, स्लेंडर कॉलम कहलाता है, ठीक है। कभी भी स्लेंडर लिखते हो तो स्लेंडर का मतलब ये होता है कि पतला और लंबा, ठीक है, पतला और लंबा। कई सारे बच्चे, कई सारे लोग जो पतले और लंबे होते हैं ना, उनकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आती है। क्यों आती है, क्योंकि उनका पूरा का पूरा जो बॉडी वेट है, ठीक है, और रीढ़ की हड्डी संभाल रही होती है, वही पतली और लंबी, तो क्या होता है, दिक्कत आती है ना। बड़े बड़े लंबे लंबे लोग हैं, है ना, 7 फीट के, 8 फीट के, चाइना वाइना के अंदर भी बहुत बड़े बड़े लोग, किसी का बताया था, तो वो लकड़ी लेकर के चलते हैं क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी खराब हो चुकी है, ठीक है। पतला और लंबा यदि होगा, फुल बॉडी वेट उसमें जाएगा, तो उसमें दिक्कत आती है, ठीक है। चलो, हाँ, जतिन इसको इशारा कर रहा है कि तू संभल के रहना, और ये इसको कर रहा है चलो ध्यान दो, नोट करो, एक स्टेटमेंट नोट करो। यूलर्स फॉर्मूला इज वैलिड फॉर द हाई स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडर कॉलम है, स्लेंडर कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो हाई होता है। लैम्डा कैसा रहेगा, हाई रहेगा, क्योंकि स्लेंडरनेस रेशियो आपको बताया मैंने। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आर, है ना, एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आर। अगर पतला होगा तो रेडियस ऑफ वेरिएशन कम होगी, है ना, पतला मतलब रेडियस ऑफ वेरिएशन कम है, और रेडियस ऑफ वेरिएशन कम होगी तो क्या होगा, स्लेंडरनेस रेशियो हाई हो जाएगा। तो पतला हो लंबा हो, वो यूलर्स थ्योरी के हिसाब से बकलिंग में फेल होगा, ठीक है। चलो आगे चलेंगे, नोट करो। द यूलर्स फॉर्मूला इज वैलिड फॉर द हाई स्लेंडरनेस रेशियो। It does not take into account the direct compressive stress. It does not take into account the direct compressive stress. Hence, it gives the correct result. Hence, it gives the correct result for very long columns. इस लाइन का मतलब समझे आप, इसका लाइन का मतलब क्या है कि डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, यानी कि जो पीसी वाली जो स्ट्रेस है, ठीक है, उसको इसने कंसीडर ही नहीं किया। कल भी मैंने आपको बोला था, देखो नंबर्स में खेल लो, नंबर्स में आपको और अच्छे से पता लग जाएगा। जैसे मान लो पी आया किसी कॉलम के लिए 200 किलो न्यूटन, और ये आया मान लो जैसे 3000 किलो न्यूटन आ रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कहाँ 200 और कहाँ 3000, तो 200 पर ये फेल हो गया। और अगर वो क्रशिंग करता तो 3000 किलो न्यूटन पर क्रशिंग करता, 200 किलो न्यूटन पर तो क्या ही क्रशिंग आई होगी, बात समझ आ रहा है। तो क्रशिंग इफेक्ट को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया गया। और जब आप शॉर्ट कॉलम में पढ़ते हैं तो बकलिंग इफेक्ट को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर इसका स्टेटमेंट देना हो तो आप बोलोगे बकलिंग इफेक्ट को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया, और इसका स्टेटमेंट देना हो तो आप बोलोगे क्रशिंग इफेक्ट को आपने कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया। बात समझ आ रही है, ठीक है। ये चीजें बहुत ऑब्वियस दिखती है जब आपको ये चीजों की समझ होती है। तो एक छोटी सी लाइन लिखी, उसके कई सारे स्टेटमेंट बन जाते हैं, और वो डीपीपीज में क्वेश्चंस में भी नजर आएंगे आपको, है ना, जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। समझ में आ रही बात है। तो ये छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा समझ के चला करो, नोट करो। फॉर द शॉर्ट कॉलम द बकलिंग इफेक्ट इज कंप्लीटली नेग्लेक्टेड। The buckling effect is completely neglected. स्लेंडरनेस रेशियो की बात करें ना, देखो स्लेंडरनेस रेशियो की बात करें तो मैंने बोला यहाँ पर हाई स्लेंडरनेस रेशियो है, लैम्डा हाई है। तो लैम्डा कितना हाई है, जैसे 99 से ज्यादा, 90 से ज्यादा, 80 से ज्यादा, कुछ ऐसे। यहाँ पर लैम्डा की जब बात करेंगे तो लेस देन 30, आप कुछ ऐसे लिख दोगे कि लेस देन 30 है। और जब स्लेंडरनेस रेशियो 30 से 99 के आसपास चल रहा है तब ये है। देखो ये जो मैंने आपको नंबर्स दिए ना, ये रैंडम नंबर्स दिए, है ना, ये कभी 99 लिखा होगा, कभी 90 लिखा होगा, कभी 80 लिखा होगा, ये डिपेंड करता है मटेरियल पर भी। मैं एक कैलकुलेशन करवाऊंगा जिससे अभी प्रूव कर दूंगा मैं इस बात को, है ना। तो मोटा मोटा आइडिया क्या है, जब भी लैम्डा की रेंज आए तो आप समझ जाना वो इंटरमीडिएट कॉलम है। जैसे आपको बोल दे कि 20 से लेकर के 80 के बीच में कॉलम किस तरीके से फेल होगा, आंसर होगा वो कंबाइंड इफेक्ट के कारण फेल होगा। अगर लैम्डा की लोअर वैल्यू बता रखी है, ठीक है, कि इस वैल्यू से नीचे रहना है, तो इसका मतलब वो क्रशिंग के अंदर फेल होगा।
अगर लेमडा की ग्रेटर देन करके वैल्यू लिखी हुई है, चाहे 90 लिख दे, 100 लिख दे, 110 लिख दे, आप क्या समझ जाओगे कि वो लॉन्ग कॉलम है और वो फेल होगा अंडर द यूलर्स थ्योरी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? अब मैं जो नंबर लिखे ना मैंने 99, कभी भी किसी भी किताब में कभी 80 नजर आएगा, कभी 90 नजर आएगा, कभी 99 नजर आएगा, कभी 105 110 नजर आएगा। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आप लोग इन नंबर्स पे ज्यादा फोकस मत करना, रेंज पे फोकस करो। एक वैल्यू से कम शॉर्ट कॉलम के अंदर आ गया, एक वैल्यू से ज्यादा लॉन्ग कॉलम के अंदर आ गया, बीच में है तो वो इंटरमीडिएट कॉलम के अंदर आ गया। ठीक है, इस तरीके से समझो। मैं स्टील के लिए इस बात को प्रूव करता हूँ, है ना। स्टील के लिए मैं कंडीशन निकालता हूँ, नोट करो जरा, एक केस बना लेते हैं। फॉर द माइल्ड स्टील कॉलम, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, है ना, एग्जाम्पल कि ये नंबर्स कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, और ये अलग अलग क्यों मिलते हैं। क्योंकि कभी डेटा वो माइल्ड स्टील का उठा के दे देता है, कभी एल्यूमिनियम कॉपर का उठा के दे देता है, कभी कंक्रीट का उठा के दे देता है। बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से आपको ये वैल्यूज अलग अलग एग्जाम में अलग अलग नजर आती है ना। तो मैं एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ, नोट करना। फॉर द माइल्ड स्टील कॉलम, फॉर द माइल्ड स्टील कॉलम द क्रशिंग स्ट्रेस, फॉर द माइल्ड स्टील कॉलम द क्रशिंग स्ट्रेस इज 330 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्रशिंग स्ट्रेस बता रहा हूँ मैं आपको, आप समझ गए होंगे क्या है ये आपका एफसी है ना। क्रशिंग स्ट्रेस जो है वो 330 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बराबर है। स्टील के लिए ई कितना होता है, 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये स्टील का ई है। ठीक है, तो देखो जरा हम कंडीशन बना लेते हैं, ठीक है, कि कब वो फेल होगा। ठीक है, अंडर बकलिंग, बकलिंग में फेल कब होता है बताना जरा, बकलिंग में फेल कब होता है, जब क्रशिंग की स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है किससे, एफ ई से। तो किस स्ट्रेस पर फेल हो जाएगा, यूलर्स पे फेल हो जाएगा। बस समझ में आ रही है? जैसे मान लो क्रशिंग स्ट्रेस तो आपकी 200 है और ये आपकी मान लो आपके पास में कुछ 100 निकल करके आई, 100 स्ट्रेस पर फेल हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि कब वो इस बिहेवियर में फेल होगा, है ना, यानी कि वो कब सिलेंडर के कारण, ठीक है, वो एज ए लॉन्ग कॉलम फेल होगा। तो उसकी कंडीशन है एफ सी शुड बी ग्रेटर देन एफ ई। अगर आपको यहां बताना हो इस जगह पर कि कब वो फेल होगा अंडर क्रशिंग, तो क्या लिखोगे कि जो एफ ई है वो बड़ा है एफ सी से, तभी तो कम लोड पर फेल हो जाएगा, यानी कि क्रशिंग बिहेवियर में फेल हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन हम निकाल रहे हैं कि लॉन्ग कॉलम की क्या कंडीशन रहेगी, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द लॉन्ग कॉलम। तो लॉन्ग कॉलम यूलर्स थ्योरी में फेल होता है, तो लॉन्ग कॉलम की कंडीशन ये है ना। लगाओ जरा, एफ सी को क्या लिख देंगे, एफ सी को लिख देंगे, क्रशिंग स्ट्रेस बता रखी है, ये 330 है, इसको तो 330 लिख दो। दिस शुड बी ग्रेटर देन कितना, एफ ई। व्हाट इज एफ ई, एफ ई इज पाई स्क्वायर ई, ई कितना है 2.1 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय लैम्डा मैक्स का स्क्वायर। तो देख लो जरा लैम्डा मैक्स कितना आ रहा है, शुड बी ग्रेटर देन कितना, बताओ जरा लैम्डा मैक्स कितना आ गया, कुछ 80 के आसपास वैल्यू मिलेगी आपको। लैम्डा मैक्स 80 आ रहा होगा, देखो जरा ध्यान से चेक करना, देखें एक बार। ठीक है, तो मैं जो मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ वो पकड़ रहे हो आप। बच्चे इस पे बहस करते हैं, सर 99 है कि 90 है, अरे फर्क ही नहीं पड़ता, वो अलग अलग मटेरियल का डेटा है। माइल्ड स्टील ले लिया, उसकी क्रशिंग स्ट्रेस इतनी है, अगर कोई दूसरा मटेरियल लोगे उसका ई अलग होगा, उसका एफसी अलग होगा, तो जो भी वो डाल देना उससे लैम्डा की लिमिट आ जाएगी। तो ये लैम्डा की लिमिट हर मटेरियल में अलग अलग जाती है। इसी वजह से एग्जाम में कभी 80, कभी 90, कभी 95, बच्चा रटते रटते परेशान कि आज एग्जाम देने गया था 90 दिया था, कल एग्जाम देने जा रहा हूँ 95 दे रहा है, ये हो क्या रहा है, ये इसलिए हो रहा है ना। तो फैक्ट नहीं है, ये भी कंसेप्ट है। समझ में आ गई क्या बात? अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट निकालते हैं, हेडिंग डालो। अभी तक हमने बहुत बातें कर ली किसकी, ये बेचारा इतना सा बैठा, देखो ये इंटरमीडिएट कॉलम ये रहा। ठीक है, शॉर्ट की बहुत बातें हो गई, लॉन्ग की बहुत बातें हो गई, अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट कॉलम की। हेडिंग डाल लो इंटरमीडिएट कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम की बात करना शुरू करते हैं, है ना। तो इंटरमीडिएट कॉलम कैसे फेल होता है, उसके लिए कौन आया था बचाने के लिए, वो आया था रैंकाइन। रैंकाइन ने बोला कि भाई आप लोगों से नहीं हो रहा, मैं देता हूँ इसका सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे ये हो ना, रैंकाइन हो गया, तरजागी हो गया। तरजागी तो बहुत ही चालू आदमी था, ठीक है, तरजागी जिसने पूरी की पूरी सॉइल मैकेनिक्स लिखी है ना, वो बहुत ही चालू आदमी था। उसका कैसा था कैसा नहीं था वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब सॉइल देखेंगे ना। तो रैंकाइन ने भी क्या किया भाई, अपना अपना काम बताओ। यूलर अपना काम लेकर के रेडी बैठा हुआ था, क्रशिंग थ्योरी अपना काम बता चुकी थी, फिर उन्होंने दोनों को मिक्स करके अपनी थ्योरी बना दी, ये भी फेमस हो गया। ठीक है, रिजल्ट किन के यूज किए, इन दोनों के, और अपनी एक और थ्योरी बना दी। कैसे यूज किया, बहुत ही स्मार्ट आदमी था। इसने बोला कि भाई ऐसा है
अच्छा, इन्होंने इन्होंने पूछा सब कुछ कि बताओ क्या क्या है, समस्या क्या चल रही है। इन्होंने बोला कि भाई हमारे केस में तो जो हमारा लोड है बकलिंग वाला वो बहुत ही छोटा आता है क्रशिंग वाले के कंपैरिजन में, नेग्लेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई हमारे केस में यूलर्स वाला जो लोड है बकलिंग करवाने वाला वो बहुत ज्यादा आता है, तो इनका काम हो गया। फिर इनसे पूछा यहाँ क्या समस्या चल रही है, आप मुझे ये बताओ। ठीक है, पंडित जी बेटा समस्या क्या चल रही है, ठीक है, हल यही अपने आप निकल जाएगा। ये बोलता है हमारे केस में लगभग बराबर सी वैल्यू आ रही है। अच्छा इतना ही है, लो ये फॉर्मूला है, जाकर के इसको अप्लाई करो, 1/PC प्लस 1/P। दोनों इफेक्ट, दोनों क्या बोलेगा, आप दोनों भी मतलब ये मेरा एक फॉर्मूला है, ये सभी जगह लग जाएगा। शॉर्ट हो तो शॉर्ट में लगा देना, लॉन्ग हो तो लॉन्ग में लगा देना, और बीच में फंस जाओ तब भी लगा देना। तो एंटायर रेंज के लिए रैंकाइन ने एक जनरल फॉर्मूला दे दिया, मैं बता देता हूँ कैसे दिया भी, है ना, ध्यान से देखो जरा। जो बातें मैं बोलता आ रहा हूँ, देखो क्रशिंग में अगर फेल होगा तो आपको क्या पता है क्रशिंग में होता क्या है कि पीसी और पीई में क्या रिलेशन है, आप लोग बताओ। जब भी क्रशिंग होती है तो पीसी छोटा होता है पीई से, तो जो छोटा होता है उसी जगह पे उतने लोड पर फेल हो जाएगा ना, ज्यादा लोड तो लग ही नहीं पाएगा। तो पीसी जो है वो छोटा है पीई से, और छोटा भी कैसा है, बहुत छोटा है। बहुत छोटे का मतलब क्या होगा, 1/PC जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, किससे, 1/P से। तो किसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, 1/P को नेग्लेक्ट कर दोगे। 1/P को नेग्लेक्ट कर दो इस फॉर्मूले में, तो 1/P बराबर 1/PC, P बराबर PC आ गया। समझ में आ रही है मेरी बात। तो यहां से अगर आप इसको ये जो आपका था ये वैल्यू ये बहुत छोटी आ रही है, तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, नेग्लेक्ट करके इसमें रख दोगे तो P बराबर कितना आ गया, PC आ गया। लो हो गया शॉर्ट कॉलम का काम। शॉर्ट कॉलम क्रशिंग में फेल होता है, इसके फॉर्मूले से भी यही निकल करके आ रहा है, P बराबर PC। अब लॉन्ग कॉलम पे चलो जरा, अगर लॉन्ग कॉलम पर चले तो लॉन्ग कॉलम की कहानी क्या है, जो P होगा वो आपका काफी छोटा होगा PC से। क्रशिंग करवाने वाले लोड से बकलिंग लोड बहुत छोटा होगा, तो बकलिंग लोड पर ही वो बकल कर जाएगा, फेल हो जाएगा, क्रशिंग तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। क्रशिंग वाली चीजें इमेजिनरी चल रही है, क्रशिंग तक कभी आ ही नहीं पाएगी कंडीशन, है ना। तो इस जगह पर 1/P उसका उल्टा करो तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ना स्टेटमेंट। जैसे 2 इज लेस देन 3, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। ठीक है, चलो तो 1/PC से कैसे है, यहाँ पर ये काफी बड़ा है, नेग्लेक्ट किसको करोगे, 1/PC को, इसको नेग्लेक्ट कर दो इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन से रिजल्ट आ जाएगा P बराबर P। हो गया कि उनका भी काम खत्म। और जिसमें आप नेग्लेक्ट नहीं कर पाओ उसमें लगा लो, रिजल्ट आ जाएगा। तो इस वजह से ये वाला जो फॉर्मूला है जो किसने दिया था, रैंकाइन ने फॉर्मूला दिया। रैंकाइन बहुत ही तगड़ा आदमी है। रैंकाइन की फेलियर थ्योरी पढ़ी आपने थोड़े समय पहले, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है सॉम में। इसके अलावा आरसीसी में द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन वो भी रैंकाइन ने दिया। ठीक है, रैंकाइन ने अर्थ प्रेशर थ्योरी में भी फॉर्मूले दिए। ठीक है, तो बहुत जबरदस्त आदमी, छोटा मोटा आदमी था नहीं है। तो आपकी जिंदगी में जो 10% हलचल पैदा हो रही है वो इसी की वजह से। ठीक है, देखो मेरे हिसाब से ये जो रेंज वगैरह लिखी होती है एग्जाम्स में अलग अलग दिखाई देती है, तो उसमें आप लोग नहीं अटकोगे अब, है ना। आपको बस मोटा मोटा आइडिया रखना है। अगर लेमडा की वैल्यू किसी लिमिट से छोटी दे रखी है तो इसका मतलब शॉर्ट कॉलम है, क्रशिंग थ्योरी के अंदर फेल होगा। अगर लेमडा की वैल्यू एक वैल्यू से ज्यादा दे रखी है डेफिनेटली लॉन्ग कॉलम कैटेगरी में जाएगा वो। ठीक है, और वो बकलिंग के अंदर फेल होगा। अगर लेमडा की वैल्यू दो वैल्यू के बीच में आपको दे रखी है तो वो आपका रैंकाइन्स थ्योरी से फेल करवाओगे उसको। ठीक है, इंटरमीडिएट कॉलम होगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये चलेगा पूरा। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला दे दिया पूरी थ्योरी का। सबसे बड़ा जनरल फॉर्मूला कौन सा ही है, चाहे शॉर्ट कॉलम आ जाए चाहे लॉन्ग आ जाए चाहे आपका इंटरमीडिएट कॉलम आ जाए, ये फॉर्मूला आप लगा देंगे, है ना। तो नोट कर लो, दिस मीन्स द रैंकाइन्स फॉर्मूला इज वैलिड फॉर द एंटायर रेंज ऑफ द कॉलम। दिस means the Rankine formula is valid for the entire range of the column.
दिस मीन्स द Rankine फॉर्मूला इज वैलिड फॉर द एंटायर रेंज ऑफ द कॉलम. अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना. 1/p इज इक्वल टू 1/pc प्लस 1/p. ऐसा करते हैं, p निकालते हैं. p कितना होगा देखो जरा ध्यान से. p हो जाएगा pc इंटू p डिवाइड बाय, ठीक है, pc प्लस p, ठीक है, pc प्लस p ऐसे लिख दें. और इसमें ऐसा करते हैं p से डिवाइड भी कर देते हैं, तो यहाँ पर ये बन जाएगा pc और दिस विल बी 1 प्लस pc डिवाइडेड बाय p. अगर मैं ऐसा करता हूँ किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना, मैंने ऊपर नीचे p से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन आपकी इधर से तो p चला गया और इधर से p डिवाइड बाय p इज 1 और pc डिवाइड बाय p. ठीक है, सारे लोग इधर देखो. इस pc को क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज pc? pc का मतलब है क्रशिंग लोड, और क्रशिंग लोड है क्रशिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया. ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख करके बता देता हूँ, है ना. तो सारे लोग ध्यान दो, जो p का मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा pc हो जाएगा fc मल्टीप्लाइड बाय एरिया, और 1 प्लस fc मल्टीप्लाइड बाय एरिया डिवाइडेड बाय p लिखो. तो p है पाई स्क्वायर e i मिनिमम डिवाइडेड बाय l इफेक्टिव का स्क्वायर. l इफेक्टिव इधर आ जाएगा क्या, किसी को कोई दिक्कत? आई मिनिमम को नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसे लिख दूंगा क्या, सारे लोग इधर ध्यान दो. आई मिनिमम को नेक्स्ट स्टेप में एरिया मल्टीप्लाइड बाय आर मिनिमम का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे क्या. इस एरिया से ये एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा क्या. ठीक है, अब देखते जाओ, है ना, उसके बाद एक ही बार में लिख लेना सारा. तो दिस इज एफ सी मल्टीप्लाइड बाय एरिया 1 प्लस दिस इज एफ सी डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर ई. इसको पहचानते हो कि ये क्या है लैम्डा मैक्स, है ना. ये हो गया आर मिनिमम का स्क्वायर. तो यहाँ पर अगर इस इक्वेशन को आप वापस से रिअरेंज करके लिखें तो इक्वेशन बन जाएगी एफ सी मल्टीप्लाइड बाई एरिया डिवाइड बाय 1 प्लस एफ सी डिवाइड बाय पाई स्क्वायर ई मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा मैक्स का स्क्वायर. ये वाला जो कांस्टेंट है इसको कहते हैं रैंकाइन्स कांस्टेंट, है ना. ये रैंकाइन्स कांस्टेंट ए कहलाता है. तो इसको आप लिख दोगे एफ सी इंटू एरिया डिवाइड बाय 1 प्लस ए लैम्डा मैक्स का स्क्वायर. लिख लो जरा फॉर्मूला. तो जो आपने फाइनली लिखा है, ठीक है, ये वाली जो टर्म एफ सी डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर ई, ये रैंकाइन्स कांस्टेंट कहलाती है. तो रैंकाइन्स कांस्टेंट स्मॉल ए है. कई बार आपसे एग्जाम में यही पूछ लेता है रैंकाइन कांस्टेंट बताओ. ठीक है, तो रैंकाइन कांस्टेंट है एफ सी डिवाइड बाय पाई स्क्वायर ई. कुछ भी पूछ लेता है एग्जाम में और आप लोग सीधा सीधा एक सिंगल फॉर्मूला याद करते हो ना, तो आपको चमकता नहीं है फिर जल्दी से कि कैसे निकालूं. इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार आप प्रोसीजर को फॉलो करो, है ना. बार बार आप डेरिवेशंस करो. क्वेश्चंस के पीछे भागने में लाभ तभी होगा जब आप सारे डेरिवेशन बहुत अच्छे से कर लो पहले, इसलिए जरूरी है डेरिवेशंस, है ना. जो जितना जल्दी मेरी बात को समझ लेगा और मेरी बात मानना शुरू कर देगा ना, फिर तो आपके गेट वेट पे भी बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि गेट में अंदर से क्वेश्चन आते हैं डेरिवेशंस के अंदर से, और अगर आपने उनको करना सीख लिया तो जैसे ही क्वेश्चन में थोड़ा भी घुमाता है तो आप पकड़ पाते हो. ठीक है, तो आप चाहे एग्जाम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, बस सीधी बात ये अपनी हैबिट की कि आप किस तरीके से हैबिट लगा करके बैठे हो. शुरुआत में हर अच्छी चीज को करने में थोड़ा सा तो दिक्कत आती है ना. अच्छा रूटीन इतना जल्दी थोड़ी ना बनता है. जिम जाना शुरू करते हो, 4 दिन जाते हो, 5वें दिन तो हड्डियां बोलती कहाँ जा रहा है बावले, क्या होगा तेरा, है होता है. परेशानी सबको मिलती है ना अतीबा. ठीक है, अतीबा की वजह से मॉर्निंग में आना पड़ा सबको आज. सर प्लीज क्लास मॉर्निंग. और कई सारे लोग तो इसलिए आ जाते हैं आज इवनिंग फ्री मिलेगी. मेरे साथ भी यही कंसेप्ट रहता है, वरना इवनिंग हमेशा लॉक. ठीक है, बच्चों की भी छुट्टियां चल रही है अभी. बच्चे बोलते हैं आज जीटी चले पापा, कहाँ से चले, और जाने के बाद भी इतनी हिम्मत बचती नहीं. और संडे गृह गृहस्थी के बहुत सारे काम, है ना. संडे का निकल जाता है, बताओ आप जरा, हम जैसे लोगों का संडे का निकल जाता है जाले साफ करने में कि भाई 6 दिन तो खाना मैंने बनाया, 7वें दिन तो कम से कम आप बनाओ, है गोलू. चलो चीजों को समझ करके चलो, है ना. सीधी बात ये है, बार बार एक ही बात आएगी. फैक्ट रटने के लिए आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है, चीजों को समझने के लिए आपको टीचर की जरूरत है. और उसमें भी हम फाइनली एक फॉर्मूले को लेकर के बैठ जाए तो फिर आपने समझा ही नहीं कुछ भी. अंदर से सारी चीजें पढ़ो.
ठीक है। तो जो आज मैंने यूलर्स थ्योरी के अंदर भी मैंने आपको डेरिवेशन दिया, फिर मैंने आपको ये प्रूव कर दिया कि अलग अलग एंड कंडीशंस पर आपकी सिचुएशन अलग अलग बनती है, वहां फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस के कंसेप्ट आते हैं। अगर हम दूसरा डेरिवेशन करेंगे उसमें दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, है ना। लेकिन आप समझ करके चलो, ठीक है। चलो।